ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति प्रतिदिन 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसका लघु रूप जो आपके सुझाव के अनुरूप है, नित्य हम उसे अलग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो दृक पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई और यह प्रस्तुति हम आप तक YouTube के माध्यम और सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। सामान्य भाषा में जब पंचांग की चर्चा होती है तो हम इसे शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का एक जरिया मात्र मानते हैं और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे इसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाते। दैनिक पंचांग जो पंचांग हुआ करता है शुभ और अशुभ मुहूर्त जरूर बताता है, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी देता है और किंतु यह इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में अहम होती है। केवल यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं हुआ करता, अपितु हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। पुनः हम बताते चलते हैं कि पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारे जानकारी में भी नहीं थे, हुआ करते हैं नहीं थे, और यही वजह है कि हम पंचांग को एक सीमित उसके परिभाषा सीमित तक रखे हुए थे और उसकी उपयोगिता केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम हम समझते थे। तो पंचांग की भूमिका अहम है, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ तो करता ही है और प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन कर स्थापित करके हमारे जीवन में शांति और समृद्धि तथा सकारात्मकता का संचार करता है। इसलिए इसका अनुसरण हमें अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन में सफल और समृद्ध होना ही चाहिए। तो ये रहे हमारे। अब हम आपको ले चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 17 मई 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:03 पर, सूर्यास्त 6:29 पर, सनराइज एट 5:03 AM, सनसेट एट 6:29 PM। दिशा शुल्क पूरब है, फिर भी अदरक या उड़द की दाल को का सेवन कर आप यात्रा को शुभ बना सकते हैं। पंचांग के पांचों अंग में चलते हैं। तिथि प्रातः 5:13 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी। नक्षत्र संध्या 5:44 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। योग प्रातः 7:09 तक साध्य, उसके बाद शुभ। करण प्रातः 5:13 तक बालव, तत्पश्चात संध्या 5:39 तक कौलव और उसके बाद तैतिल। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव का वास देखते हैं कहां पर है और उसका फल क्या है। तो जब तक कृष्ण पक्ष चतुर्थी है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं और तत्पश्चात वे वृषारूढ़ होते हैं, दोनों शुभ है। तो जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में हम चलते हैं। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 तक, अमृतकाल दिन के 12:36 से 2:19 तक, विजय मुहूर्त 2 बजे अपरांत
2 बजे से 2:54 तक, गोधूली बेला संध्या 6:36 से 6:49 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 8 प्रातः 8:25 से 10:05 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 5:03 से 6:44 तक, यमगंड अपराह्न 1:27 से 3:07 तक, और वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि 2:07 से 3:47 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार तथा नक्षत्र के अनुसार में आपका स्वागत है। यह आकाशीय स्थिति ग्रहों का गोचर को देखते हैं और इससे हम ग्रहों की शक्ति का आकलन करते हैं। साथ ही यह स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्य अपने पूर्ववत वृषभ राशि में है, क्योंकि मेष राशि से वृषभ राशि में आ चुके हैं। चंद्रदेव धनु राशि में है और वे आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल देव कर्क नीच राशि में है। बुध देव मेष राशि में अवश्य हैं किंतु अस्त हो चुके हैं, और बृहस्पति देव मिथुन राशि में है। शुक्र देव मीन राशि में, शनि देव भी मीन राशि में, राहु देव और केतु देव मीन और कन्या में क्रमशः हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और यदि स्वराशि में कोई ग्रह नहीं है। किसी भी राशि का आपस में राशि परिवर्तन नहीं, किसी भी ग्रह का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। और बृहस्पति के राशि में सबसे ज्यादा ग्रह पहले 3 थे, जो राहु देव, शनि देव तथा शुक्र देव थे। और चंद्रमा के धनु की राशि में आने से आज बृहस्पति देव ही में सबसे ज्यादा ग्रह है आज के दिन। बुध देव के राशि में 2 ग्रह, और चंद्र देव की राशि में 1 ग्रह, यानी बृहस्पति देव की राशि में 4 ग्रह, बुध देव की राशि में 2 ग्रह, तथा शेष सूर्य और शनि की राशि को छोड़ शेष ग्रहों में की राशियों में 1-1 ग्रह। मकर राशि में शनि के प्रवेश करने के बाद बृहस्पति की राशि में ग्रहों की संख्या घट जाएगी। तो नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रह को देखते हैं, केतु, चंद्र और राहु 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, तो ये स्वतंत्र ग्रह। और मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 1 ग्रह है, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सूर्य और शनि। इस प्रकार बुध और शुक्र का, क्योंकि बुध देव हरणी नक्षत्र में है, जो शुक्र जिसके स्वामी शुक्र हुआ करते हैं, और शुक्र देव रेवती नक्षत्र में है जिसके स्वामी बुध हुआ करते हैं। दोनों का आपस में मित्रवत संबंध है, इसलिए बुध और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन भी है। शुभ राशि परिवर्तन जिसे कहते हैं, नक्षत्र परिवर्तन, सॉरी, शुभ नक्षत्र परिवर्तन बुध और शुक्र के बीच। शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र सूर्य देव तथा बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और शेष ग्रह केतु, चंद्र, राहु को छोड़कर 1-1 ग्रह। पुनः बताते चले, शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह हैं, और केतु, चंद्र, राहु को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होता है। हाँ, जाने के पूर्व यह देखें कि ग्रहों के गोचर की तालिका आज क्या है।
तो यहाँ बताते चले कि बुधदेव अस्त हो चुके हैं, जो कि 8 जून तक रहेंगे। और इसके पश्चात राहु देव और केतु देव का 18/5 को आंशिक रूप से राशि परिवर्तन है। बुध देव का 23 मई को राशि परिवर्तन है। और राहु देव का और केतु देव का पूर्ण रूपेण जो राशि परिवर्तन है 29/5 को है। शुक्र देव को का 31/5 को है। तो ये रहे राशि परिवर्तन के तालिका मई 2025 का। अब हम आपको ले चलते हैं जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होने की संभावना। हमने एक शब्द यहाँ प्रयोग किया, जब जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, यानी नक्षत्र समूह के स्वामी। यह एक अद्भुत पद्धति है जिससे हम तारा बल के नाम से जानते हैं, जो अगर चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखें। और 9 तारा चक्र इसको बोला जाता है, जो कि जातक के जीवन के संबंध में हम जब उसको देखते हैं, इसके इससे फायदे ये हैं कि दशा महादशा का जो इवेंट होगा, जो भी वह शुभ होगा, कैसा शुभता लिए रहेगा या अशुभता लिए रहेगा, यह हम इससे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ग्रहों के गोचर से हमारा संबंध, गोचर फल कैसा रहेगा, क्योंकि ग्रह जो परिणाम देते हैं वो गोचर और दशा महादशा के अनुसार ही देते हैं। तो यदि हमें ये दोनों चीजें मालूम हो जाए तो हम अग्रिम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि कौन सा समय हमारे लिए शुभ होगा, कौन सी अवधि होगी जिसमें थोड़ी परेशानी होगी, चैलेंजिंग हो सकता है। और उसमें हम यदि सावधान रहें तो चैलेंजेस को हम आसानी से जीत लें। तो चंद्रमा नवतारा चक्र पर यही इसी उद्देश्य से हमने एक अलग वीडियो डाला है, अद्भुत पद्धति चंद्रमा नवतारा चक्र। और आपके जिसमें उस नवतारा चक्र में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा बजरंगबली की का भी जन्म कुंडली की चर्चा की है कि आपस में कैसे मिलते। तो नवतारा चक्र से यह भी देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे संसर्ग में जो आता है वो हमारे लिए कैसा फल देने वाला है, शुभ या अशुभ। तो वैसे केस में हम उससे सावधान भी रह सकते हैं। और अब किसी कारणवश यदि हम उससे जरूर आपस में संबंध जोड़ते भी हैं तो थोड़ी सावधानी रहने से हम हमें जो कुछ हानि होनी होती है उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। तो ये नवतारा चक्र अद्भुत पद्धति है और इसका वीडियो जरूर आप देखें और इसको जानने का प्रयास करें। थोड़ा सा प्रयास में आप जान जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही वजह है कि उस प्रस्तुति को हमने अलग से नवतारा चक्र डाला है और आपके सुझाव के अनुसार प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। आप यहां से भी अगर देखकर समझ सकते हैं। संक्षेप में हम बताते चले कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों का जो क्रम संख्या है वह निर्धारित है। साथ ही साथ ग्रहों के ग्रह 9 ही होते हैं और नक्षत्र जो परिणाम देते हैं ग्रहों के अनुसार परिणाम देते हैं, यानी ग्रह जो का मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं। ग्रह अपने से कोई फल नहीं दे पाते, उन नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। तो किस नक्षत्र को किससे जोड़ा जाए यह विधि, इसको करने के लिए 1 से 9 तक नक्षत्र संख्या जो हुए उनको पहली श्रेणी में रखा गया, 10वां से 19वां तक को 18वां तक को दूसरे श्रेणी में और 19वां से 27वां तक को तीसरे श्रेणी। और ग्रहों को कुल की जो सूची बनी वह महादशा के अनुसार बनी। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि तथा बुध। अब पहला जो नक्षत्र हुआ हर श्रेणी में से, यानी पहला, 10वां, 19वां, इसका स्वामित्व पहला ग्रह केतु को दिया गया। और इसी क्रमानुसार दूसरा जो ग्रह हुआ, दूसरा नक्षत्र हुआ, दूसरा, 11वां और 20वां,
इसका स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र को दिया गया। और यही क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां ग्रह का नक्षत्रों का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फलित कैसे करते हैं। तो फलित करते समय यह महत्वपूर्ण है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है जन्मे हुए, वह जन्म नक्षत्र के अनुसार देखे जाते हैं, उनका समूह जन्म नक्षत्र में ही गिना जाता है। तो वह ग्रह जो बने, जन्म ग्रह बने, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी जन्म ग्रह बनते हैं, वहीं से गणना आरंभ की जाती है। तो पहला ग्रह जन्म ग्रह बना जो कि मिश्रित फल देता है, और वहां से तीसरा, पांचवां और सातवां जो ग्रह बने वे पीड़ादायक होते हैं, बाधा कामों में डालते हैं, विघ्न बाधा आदि डालते हैं, जिससे हमारी पीड़ा बढ़ती है, संतोष बढ़ता है। तो यदि हमें अग्रिम सूचना रहे कि तीसरा, पांचवां और सातवां ग्रह को हम आइडेंटिफाई कर लें, तो दशा महादशा में किसी जातक का के बारे में जो हमसे संपर्क में है, हम जब जान सकते हैं। तो वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होता है वह सुफलदायी होता है। तो ये रहे नव तारा चक्र पर छोटी सी प्रस्तुति। विस्तार से हमने अलग से वीडियो में डाला है। अब आज का हम चंद्रमा का गोचर देखते हैं। तो रात संध्या के 5:44 तक चंद्रदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और तत्पश्चात वे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाते हैं। तो 5:44 तक यदि हम किसी भी जातक का, ये ऊपर का जो कॉलम है, ये ऊपर का जो कॉलम है, इससे हम नीचे तक बढ़ते हुए हम पूर्वाषाढ़ा का फल देखते हैं विभिन्न नक्षत्रों में। और यदि जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है वहां से हम इस कॉलम को मिलाते हैं, रो से कॉलम को, तो जो भी हमारे पास जहाँ रुकते हैं वही हमारा फल होता है। तो अगर कृतिका नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, तो 5:44 तक वे अति मित्र हैं, क्योंकि हम यहाँ से बढ़े और यहाँ तक आए, अति मित्र हुए। और तत्पश्चात 5:44 के पश्चात वे जन्म नक्षत्र हुए, जन्म ग्रह बने, जो कि मिश्रित फल देंगे। तो पहला भाग जो होता है अति मित्रता का, बहुत शुभ है, क्योंकि ये 9वां ग्रह बने। और पहला ग्रह फिर बनता है जो उत्तराषाढ़ा में ही जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के में भी जातक का जन्म हुआ है, तो इसमें स्वाभाविक है कि जन्म नक्षत्र में हम गए। और जन्म नक्षत्र में जब हम जाते हैं जन्म ग्रह में, तो मिश्रित फल होते हैं। इसी क्रम में हम अन्य को भी देख सकते हैं। यदि मेरा जन्म कहें हस्ता में हुआ है, तो पहला भाग मित्र और दूसरा भाग अति मित्र। यदि मेरा जन्म मान लीजिए कि आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, तो पहला भाग साधक और दूसरा भाग जो है अति पीड़ादायक। तो यदि हमें पहले से अग्रिम सूचना रहे तो हम उस पर सावधान रह सकते हैं। और यही जो तारा चक्र का कमाल है, तारा बलम का यही कमाल है। तो ये बहुत अद्भुत पद्धति है, और हम इसको, इस चार्ट को जो कि मेहनत से बनाया हुआ है, आप इसकी कॉपी ले रख सकते हैं और उसके अनुसार आप खुद विवेचना कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस दूसरे भाग, जो दूसरे भाग की प्रस्तुति हुई, यहाँ समाप्त हम करने का करते हैं। हम तीसरे भाग में ले चलते हैं आपको, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है और जहां गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार, उसके परिप्रेक्ष्य में कैसा फल होने की संभावना है। तो चंद्रमा आज देर रात्रि 0:04 पर राशि परिवर्तन करेंगे। जब वे
धनु राशि से शनि के मकर राशि में जाएंगे। तो जब तक वे धनु राशि में है, यानी 5:44 संध्या तक, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तम के संकेत हैं। वहीं तत्पश्चात मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर तथा मीन राशि वाले के लिए दिन उत्तमता के संकेत आ रहे हैं। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें, और जहां भी इष्ट देव का ध्यान करने को कहा गया है इस जिन राशि वालों को, वे जिस भी धर्म को मानते हो अपने इष्ट देव का ध्यान करें, ताकि दिन में उत्तमता ज्यादा हो, अशुभता कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के दैनिक पंचांग के तीसरे भाग की प्रस्तुति को यहाँ समाप्त करते हैं। हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में। चौघड़िया ज्योतिष। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ काल दिखाता है, और यह कोई विशेष कार्य करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई कार्य शुरू करना हो या विशेष कार्य करने हो, तो भी हम यदि उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते तो किसी भी शुभ काम को करने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने चौघड़िया पर परिचय सहित इसकी उपयोगिता पर अलग से वीडियो डाला है, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, ये हमने डाला है, आप जरूर उसे सुनो। यह आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी भी। तो चौघड़िया ज्योतिष में हम इसके पूर्व की आगे बढ़े, यह बताते चले कि कुछ दिन के 8 चौघड़िया होते हैं और रात्रि के भी 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, किंतु सप्ताह के 7 ही दिन हैं। अतएव चौघड़िया का नामकरण 7 ही हुआ है, और 8वां जो चौघड़िया होता है, पहला चौघड़िया की पुनरावृत्ति होती है। साथ ही हर चुकी चौघड़िया का ग्रह, उसे हर चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध हो गया, तो सातों दिन के स्वामी ग्रह अलग अलग होते हैं, इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया, और हर ग्रह कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। अतएव हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। तो इस पर चूंकि विस्तृत प्रस्तुति हमने डाली है कि किस कार्य के लिए कौन से चौघड़िया उपयुक्त है, तो वो वीडियो जरूर देखें, आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का चौघड़िया देखते हैं। हाँ, चौघड़िया को देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि जब भी उसका उपयोग करने जा रहे हैं तो कहीं दिन का जो चौघड़िया होता है काल बेला, राहु काल और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करने के लिए आगे बढ़े, यह जरूर देख लेना चाहिए कि वह जिस चौघड़िया के तरफ हम जा रहे हैं, कौन सा चौघड़िया ऐसा है जो अशुभता से अतिव्याप्त है। उस चौघड़िया को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता कम, अशुभता ज्यादा होने की संभावना है। तो आज का ही चौघड़िया देखें। चूंकि दिन शनिवार है, काल रात्रि काल चौहानी चौघड़िया से दिन का आरंभ होता है। कहने के लिए काल है, यह दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है शनिदेव का, और यह काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया जो कि दुश्मनों को परास्त करने के लिए हुआ करता है, राहु काल से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया जो ज्ञानार्जन से संबंधित है, वह वार बेला से ग्रसित है। इस प्रकार आज का 6 चौघड़िया, वही रात्रि का लाभ चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त है। अतएव जब भी हम उपयोग करने चलेंगे तो दिन का 4 और 2 चौघड़िया जो आज का है, कुल 6 चौघड़िया का परित्याग करें। तो ये रहे हमारे चौघड़िया का
की योग्यता, क्योंकि अशुभ काल में काम करने से जब भी अशुभता से अधिव्याप्त हो तो शुभता तो दूर, अशुभता ज्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसी के मद्देनजर हम बार बार कह रहे हैं कि जो अशुभ वाले नौकरियां होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। और इसी तरह से हम चौघड़िया के मुहूर्त के पर समाप्ति प्रस्तुति समाप्ति कर हम आपको ले चलते हैं अगली प्रस्तुति में, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। स्वागत है आपका अंक ज्योतिष में। हम अपने पिछले प्रस्तुतियों में हर बार ये सब कहते आए हैं कि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक ही अंक ज्योतिष में प्रयुक्त होते हैं और उसी पर अंक ज्योतिष घूमता है। शून्य गणना में हम नहीं लेते। साथ ही साथ मूलांक और भाग्यांक का संबंध जोड़कर हम फल निकालते हैं। मूलांक जन्म तिथि के दिन तिथि का योग है और जो 2 अंकों का होता है, और जन्म तिथि का तिथि वर्ष माह को जोड़ते हैं तो वो भाग्यांक बनता है। इसे कुछ ज्योतिषी न्यूमरोलॉजिस्ट ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं। यदि हमें कुछ ऐसे अक्षर मिल गए, शब्द मिल गए या ऐसे अंकों का समूह मिला जो 1 से ज्यादा अंकों का है, तो वैसी स्थिति में उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बना लेते हैं। यदि शब्द या शब्द तथा अंकों का समूह हमें मिला तो शब्दों का जो अक्षरीय मूल्य होता है, अक्षरों का अंकीय मूल्य, उसमें हम परिवर्तित कर देते हैं शब्द को, और तब फिर हम गणना करते हैं उनके अंकों को जोड़कर, ताकि सटीक फल हमारी मिले, विवेचना सही है। तो आज का दिन 17/5/2025, तिथि का योग 8 और तिथि वर्ष माह का योग 4। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, अतएव ऐसे अंक को खोजा जाता है जो दोनों को बैलेंस कर सके। तो आज का 4 अंक जो है, जो भाग्यांक है, देखते हैं बाकी मूलांक वाले से। तो जिनका जन्म 1/10/1928 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, इनका मूलांक 1 बनता है और सूर्य देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 1 और 4 आपस में न्यूट्रल हुआ करते हैं, तटस्थ होते हैं। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। खामियां है कि ये दूसरे को नहीं सुनना चाहेंगे आज, जो कि इनको नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरे के सुझाव को भी उतनी ही महत्ता दें। 2/11/2029 दिन का जन्म है। 2 मूलांक होता है। चंद्रदेव जिनके स्वामी होते हैं। ये 2 और 4 का संबंध शत्रुता का हुआ करता है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 30% सफलता का दर होने की संभावना है। 3/12/21/30 जिनका जन्म तिथि है। 3 मूलांक होता है। बृहस्पति देव जिनके स्वामी होते हैं। दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है। 3 और 4 आपस में शत्रुता का संबंध है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 70% सफलता का दर है। फिर भी यदि जातक शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से संबंध रखते हैं, मार्केटिंग से काम जोड़ता है, तो वह अपने आप को ज्यादा सफल पाता है, सक्सेस रेट वहां बढ़ने की संभावना होती है। जिस जातक का जन्म 4 तारीख को हुआ है, 4/13/22/31 को, 4 मूलांक बनता है, राहु स्वामी बनते हैं। 4 और 4 का संबंध अति शत्रुता का, 1 स्टार मिल रहे हैं। 10% सफलता का दर होने की संभावना है। और आज थोड़ा संतोष ज्यादा होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले, और दिन का भी योग जो है 4 ही हो रहा है। 5 मूलांक वाले जिनका जन्म 5/14/23 को हुआ है, 5 दिन का मूलांक बनता है। बुध देव जी के स्वामी है। 5 और 4 का संबंध तटस्थता का है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। गुड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। 6 मूलांक वाले 6/15/24 जिनका जन्म है। 6 का मूलांक होता है। शुक्रदेव इनके स्वामी होते हैं।
3 उत्तम होने की संभावना है, और 6 और 4 का संबंध मित्रता का है। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। सेल्स मार्केटिंग में यदि जातक जाते हैं तो इनके लिए शुभता के संकेत हैं। केतु देव इनके स्वामी बनते हैं। 7 मूलांक होता है इनका। 7, 16, 25 तारीख को किसी भी माह का जन्म होता है। 7 और 4 का संबंध मित्रता का। 4 स्टार सबसे ज्यादा स्टार यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि राहु सिर है 4 नंबर, और केतु 7 नंबर धर है। सफलता का दर 90 से 100% होने की संभावना है। और इनका आज दिन, एक शब्द में बोला जाए तो आज सक्सेसफुल दिन है, सफलता के दिन। 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 तारीख को इनका किसी भी माह का जन्म होता है। शनि इनके साथ शासक ग्रह होते हैं। आपस में 8 और 4 का संबंध अति शत्रुता का है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि जातक कानून, आर्मी या पुलिस से संबंध रखते हो तो दिन शुभ होने के संकेत। 9, 18, 27 तारीख जिनका जन्म है, 9 मूलांक बनता है। मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है, क्योंकि 9 और 4 का संबंध अपनी शत्रुता का है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं। 20% 20% सफलता का दर की संभावना है। राहु किसी चीज को बढ़ाता है। मंगल देव अग्नि के द्योतक हैं, एक्सीडेंट के द्योतक हैं, ब्लड के द्योतक हैं। तो मंगल देव जब भी राहु के संपर्क में आएंगे तो स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, आदि आदि हेल्थ इशू आ सकते हैं। चिकित्सक के संपर्क में रहे, दिन बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज दैनिक पंचांग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त करते हैं। आप अभी तक हमारे से बने रहे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप पहली बार प्रस्तुति हमको हमारी इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि हर व्यक्ति आप तक पहुंच सके, ताकि हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके और यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी हो सके। साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों के बीच, शुभचिंतकों के बीच, ताकि उनके भी जीवन में समृद्धि हो, सुख समृद्धि आ सके, जो पंचांग का मुख्य काम है। और अंत में आपका फीडबैक प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहायक होता है, इसलिए फीडबैक जरूर दें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। जय शनिदेव, जय बजरंगबली।